अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। पर सुल्तान अहमद मस्जिद की तरफ जाने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करना चाहेंगे। ये बहुत ही मज़े का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमें जिन चीज़ों का पता लगेगा, एक तो वी विल नो अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके बारे में हमें पता लगेगा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस में, जिसमें ये सुल्तान अहमद मस्जिद जो है ये एक बहुत बड़ा एक इम्प्रेसिव मोनूमेंट भी है। ये बहुत ज़्यादा मुतासर कौन, यानी जिससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं सियाह, ये उनके बारे में ये उनका एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी है। यहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। नो अबाउट द ब्लू मस्जिद इस्तांबुल टर्की, जो कि टर्की में इस्तांबुल में वाक़ है। और इसमें जो है इस चैप्टर में हम अप्रिशिएट द मुस्लिम आर्किटेक्चर्स, जो हमारे मुस्लिम आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया, तो ये उनको भी खराज तहसीन जो है इसमें हम पहुंचाएंगे, ये कह सकते हैं। इसके अलावा इस मस्जिद को जो है ये बहुत बड़ी मस्जिद है। इसमें बहुत से सियाह जो है वो एक टाइम में, बहुत से लोग जो है वो एक टाइम में नमाज भी अदा कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी मज़ीद अच्छी चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं, तो उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप अपनी हिस्ट्री के बारे में भी जानें कि क्या होता था पुराने वक्तों में, क्या था मस्जिद, क्या थी, उसके अंदर क्या क्या था, वो कैसी दिखती थी। तो इसके बारे में हम चलते हैं इस टॉपिक पे। पैराग्राफ नंबर 1 है, द सुल्तान अहमद मस्जिद is one of the most impressive monument in the world। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की मुतासर कुन यादगारों में से एक है। ठीक है, तो मोनूमेंट कहते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ मोनूमेंट? मोनूमेंट किसको कहते हैं? यादगार को। ठीक है, मोनूमेंट ऐसे खास चीजें यादगार जो होती हैं, जैसे अब हमारे पास कह लेंगे कि इस्लामाबाद में भी मोनूमेंट है, उसमें भी यादगार चीजें रखी जाती हैं। तो इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स में सुल्तान अहमद मस्जिद का भी शुमार होता है दुनिया की मुतासर कुन यादगारों में। ठीक है, तो मोनूमेंट का मतलब होता है यादगार इन द वर्ल्ड। इट इज आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद, ये इसको ब्लू मस्जिद के नाम यानी नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स। क्यों इसको कहा जाता है ब्लू नीली मस्जिद? क्योंकि इसके अंदर नीली टाइल्स लगी हुई हैं। दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो उसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं, यानी सजा हुआ है, यानी इसके अंदरूनी हिस्से में जो है वो नीली टाइल से वो सजा हुआ है या उसको सजाती हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये किस जगह पे सिचुएटेड है, यानी ये किस जगह पे वाक़ है? शहर इस्तांबुल में। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और ये इस्तांबुल यानी कि जो कि ममलकत उस्मानिया, ऑटोमन को जो है वो हम उर्दू में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? उस्मानिया, सल्तनत ऑटोमन एम्पायर, ममलिकत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया। ठीक है, ममलिकत भी कह सकते हैं या सल्तनत उस्मानिया भी आप इसे कह सकते हैं। ऑटोमन मीन उस्मानिया, उस्मान जैसे उस्मान का वर्ड है उस्मानिया, और इसको इंग्लिश में कैसे हम कह रहे हैं? कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये कैपिटल था। कैपिटल का मतलब आपको आता है, कैपिटल मीन दारुल खलाफा, यानी जैसे इस्लामाबाद आप पाकिस्तान का कैपिटल है तो उसे उर्दू में कहते हैं दारुल खलाफा। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और वो जो उस्मानिया सल्तनत का दारुल खलाफा था फ्रॉम 1453 एंड टू 1923। तो यहाँ से ये देखें कि 1453 से लेकर 1923 तक, 1923 तक ये दारुल खलाफा था। कब तक दारुल खलाफा था? ये 1453 से लेकर 1923 तक ये कैपिटल था ऑटोमन एम्पायर का, यानी उस्मानिया सल्तनत का। इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये सियाहों, टूरिस्ट कहते हैं सियाह, जो सैर करने के लिए वहां पे आते हैं, ये सियाहों के लिए बड़ा पुरकशिश बन चुका है। ठीक है,
it has become the most popular tourist attraction, यानी ये सियाहों के लिए बड़ा पुरकशिश बन चुका है। पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं। It was constructed between 1609 and 1616। ये 1609 से लेकर 1616 के दरमियान ये बना। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में। एज वाज द कस्टम, ये रवाज था, ठीक है, एज वाज द कस्टम, जैसे रस्म व रवाज के तौर पर, या ये कह सकते हैं जैसा कि रवाज था। दिस मस्जिद लाइक अदर मस्जिद, ये मस्जिद भी दूसरी मस्जिदों की तरह थी। ऑफ द टाइम, अपने वक़्त की दूसरी मस्जिदों की तरह थी। कंप्राइजेस कंटेन, कंप्राइजेस का सिनोनिम होता है कंटेन, और इसका मीनिंग होता है उर्दू में मुश्तमिल होना। सो कंप्राइजेस कंटेन, मुश्तमिल होना, कम देयर। एज वाज द कस्टम, जैसा कि उस वक़्त का रवाज था। दिस मस्जिद लाइक अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, ये मस्जिद भी अपने वक़्त की दूसरी मस्जिदों की तरह थी। कंप्राइजेस अ टॉम्ब ऑफ द फाउंडर, उसके अंदर जो फाउंडर था जिसने मस्जिद बनाई होती थी उसका मकबरा होता था। टॉम्ब कहते हैं श्राइन एंड मकबरा, ठीक है, उर्दू में कहते हैं मकबरा। आपने अक्सर आज भी देखा होगा बहुत सी मस्जिदों के अंदर जो है वो टॉम्ब बने होते हैं। वो टॉम्ब किसका बना होता है, श्राइन किसका बना होता है, जो फाउंडर होता है, जो बुनियाद रखता है उस मस्जिद की, जिसने वो मस्जिद बनाई होती है, उसी का टॉम्ब जो था वो उस मस्जिद में रखा जाता था। अब मदरसा, यानी उस वक्त की मस्जिदें जो थी उनके अंदर कौन कौन सी चीजें होती थी। एक तो था टॉम्ब ऑफ अ फाउंडर, ऑफ द फाउंडर, यानी जो बुनियाद रखने वाला, जो जिसने बुनियाद रखी थी उसका मकबरा। मदरसा, एक मदरसा होता था। एंड हाउस स्पेस, यहाँ पे इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन भी साथ क्लियर किया, हॉस्पिस, ठीक है, हॉस्पिस। इसको अब हॉस्पिस का जो है वर्ड, इसको हम कहते हैं कि इसे हम अगर कनोटेशन में देखा जाए तो यानी फिक्रे के हवाले से देखा जाए, या उन मसाजिद के को मद्देनजर रख कर अगर इसका मीनिंग रखा जाए तो वो हॉस्पिटल बनता है, छोटा हॉस्पिटल, ठीक है। वैसे अगर इसका हॉस्पिस का जो अगर हम मीनिंग अगर लें, इसका सिनोनिम निकालें तो वो हॉस्टल भी बनता है, ठीक है, हॉस्टल भी बन गया एक, और छोटा हॉस्पिटल भी। अक्सर जो मदारिस थे वहाँ के, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। एक तो टॉम्ब ऑफ फाउंडर, यानी फाउंडर का जो था, जो बुनियाद रखने वाला या बनाने वाला जो बंदा था, जो मेन बंदा था, उसका मकबरा होता था। मदरसा भी होता था, यानी बच्चे वहाँ पे सपारा वगैरह भी पढ़ते थे। एंड हाउस स्पेस, अब हाउस स्पेस ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक छोटा हॉस्पिटल भी होता था, डिस्पेंसरी थी, जिसमें फर्स्ट एड का सारा सामान वगैरह रखा जाता था। बहुत से मदरसे के अंदर, मदरसों में हॉस्पिस भी होता है। और अगर हम इसे हॉस्टल कह दें तो बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जिनमें इनके रहने का जो है वो इंतज़ाम भी किया जाता है। सो हम इसे हॉस्पिस इधर कहेंगे, छोटा हॉस्पिटल, यानी वहाँ पर छोटा हॉस्पिटल भी साथ मौजूद था। थर्ड पैराग्राफ में एक जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू की गई। द रॉयल आर्किटेक्ट सदैफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इंचार्ज। शाही माहिर तामीर सदैफर महमद आगा को सुल्तान की तरफ से तामीराती काम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616। इफ्तिताह, यानी ओपनिंग सेरेमनी किसको कहते हैं, इफ्तिताही तकरीबात, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीबात 1616 में मुनक्कद की गई, यानी 1616 में मुनक्कद की गई। अनफॉर्चुनेटली the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में मस्जिद को मुकम्मल होते ना देख सका। It was completed in the reign of his successor. ये वर्ड है reign, इसमें जी साइलेंट होगा। reign of his successor मुस्तफ़ा I, ये मस्जिद उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में मुकम्मल हुई।
تو یہاں پر آپ کو جو ہے اس چیز کا پتہ لگا کہ وہ اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی، کب ہوئی. جی پیراگراف نمبر 3 میں آتا ہے کہ بلو مسجد ریفلیکٹس آرکیٹیکچرل اسٹائل آف بوتھ آٹومن مسجد اینڈ بیزنٹائن چرچ. بیزنٹائن چرچ اس کی پروننسیشن بھی دیکھیے گا. بلو مسجد نیلی مسجد عثمانیہ سلطنت اور بیزنٹائن چرچ دونوں کے تعمیراتی کام کا عکس پیش کرتا ہے یا کرتی ہے. عکس پیش کرتی ہے یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے اس جگہ پہ کہ بلو مسجد کے اندر ہمیں دو چیزوں کی جو ہے نا عکس نظر آتا ہے، دو چیزوں کا ریفلیکشن نظر آتی ہے ہمیں. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے؟ ایک تو ہے کہ آٹومن مسجد یعنی عثمانیہ سلطنت، عثمانیہ کی مسجد جو ہے یعنی اس دور میں عثمانیہ سلطنت کے اندر کس قسم کی مسجدیں بنتی تھیں، ایک تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، ایک ہمیں عثمانیہ سلطنت کی مساجد جو تھیں اس دور میں جس طرح کی مسجدیں بنتی تھی، ایک تو ہمیں وہ عکس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دوسرا عکس کون سا ہے؟ بیزنٹائن چرچ کا. ٹھیک ہے، بیزنٹائن چرچ کا عکس ریفلیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، حاجیہ صوفیہ مسجد ون آف دا ونڈرز آف دا مسلمس آرکیٹیکچر. مسجد حاجیہ صوفیہ جو کہ مسلم فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر اب میں ونڈرز کو جو ہے کلیئر کرنا چاہوں گا. ونڈرز کا مطلب ہوتا ہے شاہکار، ونڈرز کا مطلب ہوتا ہے مارول، حیران کرنے والی چیز. ٹھیک ہے، تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ حاجیہ صوفیہ کی جو مسجد تھی ون آف دا ونڈرز آف مسلم آرکیٹیکچر یعنی یہ مسلم فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا یا شاہکار تھی. یہ ایک شاہکار تھی یعنی حیران کر دینے والی چیز تھی. مسجد کا جو ڈیزائن تھا واز آلسو کیپٹ ان ویو ایز ماڈل، اور اسے ایک نمونے کے طور پر بھی ذہن میں رکھا جاتا تھا یا نظر میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، نظر میں اس کو بطور ماڈل یا ایک نمونے کے طور پر بھی نظر میں رکھا گیا. بلو مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ ٹو بی انمیچڈ. اب یہ ورڈ ہے انمیچڈ، اس کو ہم نے فرسٹ لیسن میں بھی پڑھا تھا. unparalleled charm and beauty. unparalleled charm and beauty. unparalleled کا جو سینونیم تھا وہ تھا unmatched، تو unmatched کا جو سینونیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ unparalleled. ٹھیک ہے، یعنی جس کا مطلب تھا بے مثال. تو ہم نے یہ لیسن نمبر 1 میں بھی یہ ورڈ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس کا تھا کہ عرب کی سرزمین جو ہے وہ ایک بے مثال خوبیاں اور خوبصورتی کی حامل ہے. اب یہاں پر دوبارہ وہی ورڈ جو ہے ریپیٹ ہوا کہ بلو مسجد ایون ٹوڈے یعنی آج بھی بلو نیلی مسجد جو ہے از کنسیڈرڈ ٹو بی انمیچڈ یعنی ایک بے مثال گنی جاتی ہے، یعنی بے مثال سمجھی جاتی ہے. ان میجسٹی، ان اسپلینڈر یعنی شان و شوکت کے لحاظ سے، میگنیفیکینس کے حوالے سے، میجسٹی، اسپلینڈر اینڈ سائز، اور اس کے سائز یعنی رقبے کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے بھی آج تک بھی یہ بے مثال سمجھی جاتی ہے. امید ہے کہ یہ آپ کا پیراگراف نمبر 3 بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں ہم نے جو تھا وہ بلو ماسک کے بارے میں مزید دیکھا کہ وہ کس کی طرح لگتی تھی، اس کے اندر جو تھا وہ اس کا ایک مسلم دنیا کے اندر اس کا مقام کیا تھا. اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا. چلتے ہیں اب نیکسٹ پیراگراف کی طرف. جی پیراگراف نمبر 5 پہ چلتے ہیں اپنے اسی لیسن پہ. دا مسجد ہیز اے اسپیشیس فورکورٹ سراؤنڈیڈ بائی اے کنٹینیوس والٹیڈ آرکیڈ. یہ پروننسیشن بھی ساتھ ساتھ سنتے ہیں اسٹوڈنٹس. دا مسجد ہیز اے اسپیشیس فورکورٹ سراؤنڈیڈ بائی اے کنٹینیوس والٹیڈ آرکیڈ. مسجد کا سامنے والا صحن محرابی قطاروں سے گھرا ہوا ہے. محرابی قطاریں کون سی ہوتی ہیں؟ محراب جس میں بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے محراب دیکھا ہوگا جس جگہ پہ امام مسجد جو ہے وہ کھڑا ہو کے امامت کرواتا ہے، نماز کرواتا ہے، اسے محراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسجد کے سامنے والے حصے میں محرابی قطاروں سے گھرا ہوا کا جو سامنے والا صحن جو ہے وہ محرابی قطاروں سے. اب اس کو ایک محرابی قطار یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو ٹرائنگل شیپ کا بھی
होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं आप कि मेहराबी कतारों से घिरा हुआ है। तो स्पेशियस का मीनिंग यहाँ पे इधर रूमी, यानी कि कुशादा, खुला, ठीक है, एक खुले, जो सामने वाला सीन है वो खुला है, ठीक है। हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट, तो उसका जो मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट, यानी मस्जिद का जो सामने वाला सहन है वो बड़ा खुला है, कुशादा है, ठीक है। सराउंडेड, पहली बात तो यह है कि सहन जो है वो बड़ा कुशादा है, कुशादा है। सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूअस वॉल्टेड आर्केड, यानी वो मेहराबी कतारों से घिरा हुआ है। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना, मतलब उसके अंदर इर्द गिर्द जो है वो मेहराबी कतारें हैं। इट हैज अब्लूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड्स, उसकी दोनों साइडों पर वजू की सहूलियात मौजूद हैं। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन व्हिच इज rather small contrast with the magnitude, वर्ड है मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड ना बोलिएगा, मैग्नीट्यूड वर्ड है। इन द सेंटर, सेंटर में, दरमियान में, देयर इज अ फाउंटेन, एक फुआरा है, विच इज रेदर स्मॉल इन कंट्रास्ट, जो कि छोटा है, किस लिहाज से, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्ट यार्ड, सहन के लिहाज से, ठीक है। दरमियान में एक फुआरा है जो कि सहन के हुजम के लिहाज से, यानी कहने का मतलब यहां पर यह बन रहा है कि सहन बहुत बड़ा है और जो फुआरा है वो उसके हिसाब से, सहन के हिसाब से छोटा है, वैसे छोटा नहीं है फुआरा, लेकिन क्योंकि सहन बहुत बड़ा है इस वजह से वो छोटा लगता है फुआरा उसके अंदर। तो दरमियान में एक फुआरा है जो कि सहन के हुजम के लिहाज से बहुत छोटा है। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side, एक भारी लोहे की जंजीर अदालत या दरबार के ऊपरी मगरबी हिस्से में, यानी अ हैवी आयरन चेन, एक ये कह लें कि एक जो है वो भारी चेन, हैंग्स, लटकी हुई है, इन द अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में, ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट का मतलब यहाँ अदालत भी कह लें आप, दरबार भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट एंट्रेंस, यानी अदालत या दरबार के अंदर दाखिल होने वाली जगह पर मगरबी हिस्से, मगरबी जानब पर जो है एक भारी जंजीर लटकी हुई है। दिस वॉज मीट फॉर द सुल्तान अलोन, ये रास्ता जो है वो सिर्फ सुल्तान के लिए है। द चेन वॉज पुट देयर, चेन वहां पर इसलिए रखी गई, सो दैट द सुल्तान हैड लोअर हिज हेड, कि वो अपना सर झुकाए, एवरी टाइम, हर वक्त, ही एंटर, यानी जब ही एंटर्ड, यानी सुल्तान हर वक्त अपना सर ना झुकाए रखे। यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो कोर्ट के अंदर आता है, यानी दरबार में आता है या अदालत में आता है, उस वक्त वो अपना सर जो है वो चेन से थोड़ा सा नीचे करे, यानी झुकाए अपने सर को, ठीक है। तो हर वक्त सुल्तान अपना सर ना नीचे करे, बस कोर्ट के अंदर एंटर होते हैं अपना सर नीचे करे, चेन से बचाने के लिए भी। इट वॉज द सिंबॉलिक जेस्चर, इट वॉज द सिंबॉलिक जेस्चर, ये एक अलामती इशारा है, टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी, किस चीज की यकीन दहानी कराने के लिए, इंश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी करवाना, किस चीज की यकीन दहानी करवानी है, आजिजी की, ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिजी, हम्बलनेस आजिजी को कहते हैं, ठीक है। तो हम्बलनेस के आजिजी की यकीन दहानी करवाने के लिए, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ डिवाइन, अल्लाह ताला की नजर में, ठीक है, अल्लाह ताला की नजर में जो है वो आजिजी को की यकीन दहानी, यानी यकीनी बनाने के लिए ये एक अलामती इशारा है। यानी जब भी बादशाह जो है वो कोर्ट के अंदर एंटर हो तो अपना सर नीचे करे, ठीक है, ताकि उसे ये इस चीज का एहसास हो कि मैंने भी किसी के सामने झुकना है, मैंने अकड़ के फैसले नहीं करने, मैंने इंसानियत के लिए हुक्मरानी करनी है, और ये हुक्मरानी जो मुझे मिली है वो मेरे पास एक अल्लाह ताला की अमानत है, जिसको मैंने एक वक्त के साथ ख़त्म करके उसे वापस कर देना है, और मेरे बाद मेरे से आगे वाला बंदा जो है वो इस पोस्ट पे बैठा होगा। सो यहाँ पर इसको मैं दोबारा एक मरतबा रिवाइज करवाना चाहूंगा। इट वाज द सिंबॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, यानी ये एक अलामती इशारा है हुक्मरान की आजिजी को जाहिर करने के लिए। अब आजिजी जो जाहिर करनी है वो किसके सामने करनी है, इन द फेस ऑफ डिवाइन, अल्लाह ताला की नज़र में, अल्लाह ताला की नज़र में आजिजी को जाहिर करने का एक अलामती इशारा है। अच्छा चलें अब इसके ऊपर सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं।
स्पेशियस मैंने बताया था, रूमी, कुशादा, हॉल्टेड, डूम्ड, महराबदार, आर्केड, माल या महराबी कतार, अब्लूशन, वजू, मैग्नीट्यूड, स्केल, हुजम, मैग्नीट्यूड कहते हैं हुजम को, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, जेस्चर टू इंडिकेट, इशारा करना, कोर्ट यार्ड। अब कोर्ट यार्ड और फोर कोर्ट, कोर्ट यार्ड नॉर्मली यूज होता है सेन के लिए और फोर कोर्ट यूज होता है सामने वाला जो सेन है, मस्जिद का जो सामने वाला सेन है उसके बारे में जब बात हुई तब ये बात कही गई। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद भी आएगा। इसमें मैंने एक एक चीज़ को डिफाइन भी किया है इंशाल्लाह, और आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि तमाम स्टूडेंट तक ये लेक्चर भी पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।